हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलाते हैं और उन ख़बरों पर बात करते हैं जो आप गहराई से जानना चाहते हैं। आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कैबिनेट का एक्सपेंशन किया है, कैबिनेट को बढ़ाया है और बहुत बड़ी तादाद में बढ़ाया है। आमतौर पर एक्सपेंशन में 2-4 मिनिस्टर बढ़ा करते हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि कोई ख़ास तैयारी है जिसकी वजह से ये बाकायदा कैबिनेट को इतना बड़ा किया जा रहा है। बिल्कुल जंबो कैबिनेट अब इसको कहा जा सकता है। इसके अलावा भी देश में बहुत कुछ हो रहा है। अभी आने वाले साल में 5 स्टेट्स में इलेक्शन होने हैं और अब से पहले जो इलेक्शन हुए हैं वेस्ट बंगाल, उसमें बीजेपी को करारी हार का मुंह देखना पड़ा है। तो ये सारी सूरत हाल है। इस बीच में ये कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ है, कैबिनेट का विस्तार हुआ है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ ख़ास मेहमान हैं रविंद्र कुमार जी, जो पेशे से वकील हैं लेकिन समाजसेवी हैं, बहुत बड़े काम किए हैं। आप साथ साथ अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के। रविंद्र कुमार जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए कि ये आखिर कौन सा, क्या कोई तुरप की चाल इसे कहा जाए, क्या कहा जाए कि मोदी जी क्या कुछ चाहते हैं, ये इससे क्या मैसेज मिला है, आपको क्या लगता है? देखिए, एक बात, जो मोदी जी की जो स्वभाव है ये उसके खिलाफ है। अच्छा, हाँ। क्योंकि मोदी जी कोई भी काम करते हैं पूरा ढोल पीट के करते हैं। जी। ऐसा नहीं होता कि गुपचुप तरीके से कोई बात करें। हाँ। और मुझे लगता है कि जो बंगाल में उनकी हार हुई है, जो बार बार वो कहते थे दीदी ओ दीदी, तो वो जो बात है वो सदमा उनको लगा है और उसकी वजह से आप देखेंगे उनकी भाव भंगिमा, जिसे बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, वो हिल गई है। जी। अब वो मोदी नहीं है जो पहले 2014 में आपने देखे होंगे। दूसरी बात यह है कि जो राफेल, गलतियां करके आदमी सुधार भी तो करता है। नहीं, गलतियां करके नहीं। मैं ऐसे कहूँगा कि किसी आदमी का जब बुरा समय शुरू होता है तो वो घबरा जाता है। अच्छा। जैसे राफेल की जांच, आप चाहते हैं घबराएं भी नहीं इतनी बड़ी हारने के बाद भी? मैं नहीं चाह रहा। मैं तो कह रहा हूँ कि आदमी को सबक लेना चाहिए अपनी भूलों से। जी। उन्हें अगर सज्जन व्यक्ति हो तो वो जाके ममता बनर्जी को कहे कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने आपके लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है, दीदी और दीदी। आमतौर पर इलेक्शन के बाद तो इस तरह की मुलाकातें होती भी हैं। जी हाँ। शिष्टाचार भी होता है। जी हाँ, लेकिन अभी भी उनके मन में यह है कि किसी तरह मैं दीदी को उखाड़ फेंकूँ। तो दूसरा मैं देखता हूँ कि राफेल को लेकर जो जांच शुरू हुई है, उससे और स्टेन स्वामी की जो मौत हुई, उससे जो है एक पूरा विश्व जनमत जो है भारत के खिलाफ हो गया। ब्राज़ील में भी आप देख रहे हैं कि वैक्सीन हमने बेची, उसमें भी भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लगे और ये बात हुई कि कोई रिश्वत दी गई। तो रिश्वत का और मोदी सरकार का संबंध जो है राफेल से भी जुड़ता है, ब्राज़ील में जो वैक्सीन सप्लाई की उससे भी जुड़ता है, और स्टेन स्वामी की जो मौत हुई उससे भी ये पता चलता है कि भारत की छवि पूरी दुनिया में बहुत ख़राब हो गई। तो इन चीज़ों को ओवर प्ले होने की जगह अंडर प्ले करने के लिए उन्होंने जल्दबाजी में ये जो है मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। और मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए अगर आप देखेंगे तो उन्होंने 12 मंत्रियों को कहा कि तुम त्यागपत्र दे दो। उनमें डॉक्टर हर्षवर्धन है। डॉक्टर हर्षवर्धन पे सीधा इल्ज़ाम यह है कि उन्होंने कोरोना 1 में और कोरोना 2 में देश की स्वास्थ्य समस्याओं को नहीं सुलझाया। दूसरा जो आप देखेंगे सदानंद गौड़ा हैं, जो कि केमिकल और फर्टिलाइज़र मिनिस्टर हैं, जिनको कि ऊपर जिम्मेदारी थी कि वो देश में दवाओं का सही ढंग से वितरण करें। तो रेमडेसिविर हो या फंगल वाली दवाएं हों या और ऑक्सीजन गैस का जो संकट है, उसके लिए वो जिम्मेदार हैं। तो एक तरह से सरकार ने मान लिया है कि हमने 2 मंत्रियों को हटाकर हमारी सरकार ने जो कोरोना के समय लड़ना था उसकी जिम्मेदारी पूरी नहीं निभाई। जबकि ये सारी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री के इसलिए बनती है क्योंकि वो सरकार के मुखिया होते हैं। और पीएम केयर्स भी लिया था भाई साहब, बहुत पीएम केयर का तो खैर मंत्रिमंडल से कोई संबंध नहीं है। अब ये मंत्रिमंडल जिम्मेदारी की बात मैं कह रहा हूँ। जिम्मेदारी तो खैर मोदी जी को हर चीज़ की लेनी पड़ेगी। और जो अब हम जिस चीज़ की बात करेंगे, जिस ढंग से उन्होंने मंत्रिमंडल में परिवर्तन किया, रविशंकर प्रसाद सबसे ज़्यादा बोलने वाले थे। वो हमेशा चेतावनी देते थे, अंतिम चेतावनी ट्विटर को दे रहा हूँ, अंतिम चेतावनी जो है व्हाट्सएप को दे रहा हूँ, अंतिम चेतावनी जो है फेसबुक को दे रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि मोदी जी को लगा कि हमारा ये आदमी जो है ये ज़रूरत से ज़्यादा जो है भौंकने की जगह काटने लगा है, और इसीलिए वो ट्विटर हुआ, व्हाट्सएप हुआ, फेसबुक हुआ, गूगल हुआ, उनकी नाराज़गी मोल नहीं ले सकते मोदी जी। मोदी जी उनकी ताकत जानते हैं और ये जानते हैं कि हम गलत हैं। तो ऐसी हालत में इसलिए रविशंकर प्रसाद को हटाया गया। प्रकाश जावड़ेकर को भी इसीलिए हटाया गया क्योंकि वो भी एक तरह से बड़बोले मंत्री थे, लेकिन निकम्मेपन की वजह से हटाए गए।
तो आप जितने मंत्री हटे हैं, चाहे प्रताप सारंगी हो, उन पे पहले मोदी जी कहते थे जी ये बड़े सज्जन आदमी है, छोटी सी कुटिया में रहते हैं, अब उनको इसे हटा दिया कि नालायक हैं। तो इस तरह मोदी जी जो एक समझिए, मैं सोचता हूँ कि जैसे अस्तबल में आपने 15 पुराने घोड़े बेच दिए, अब 20 नए घोड़े खरीद लिए। तो मंत्रिमंडल विस्तार इस तरह का है। 10 मंत्रियों को जरूर उन्होंने कहा है कि भाई तुम जो है स्टेट मिनिस्टर से कैबिनेट मिनिस्टर बन जाओ। हरदीप पुरी उसमें हैं, अनुराग ठाकुर उसमें हैं, और भी 2-3 लोग हैं। लेकिन आप इनमें देखिए तो सबसे विचित्र नाम जो मुझे लगा वो राजीव चंद्रशेखर का लगा। राजीव चंद्रशेखर को इन्होंने मंत्री बनाया है। वो है कि राजीव चंद्रशेखर 12 साल जो है इंडिपेंडेंट एक सांसद रहे, और अब वो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री बने हैं। तो राजीव चंद्रशेखर का उपलब्धि क्या है भारतीय राजनीति में, कि उन्होंने रिपब्लिक टीवी में सारा पैसा जो है राजीव चंद्रशेखर का लगा। और जब रिपब्लिक टीवी चलने लगा, मोदी जी के हिसाब से चलने लगा, तो उन्होंने राजीव चंद्रशेखर ने और रिपब्लिक टीवी के अर्णव गोस्वामी ने जितने भी घोटाले किए, चाहे वो टीआरपी का घोटाला हो या और हो, तो उससे पहले जो है राजीव चंद्रशेखर ने अपना हिस्सा मुफ्त में गोस्वामी को दे दिया। अच्छा। तो राजीव चंद्रशेखर के बारे में आप नहीं जानते होंगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जी। और मुझे लगता है कि राजीव चंद्रशेखर को मोदी जी हर हाल में I&B मिनिस्टर बनाएंगे, क्योंकि वो मोदी जी चाहते हैं कि जो अखबारों के मालिक होते हैं वो उनकी पार्टी में रहें, चाहे जी वाले सुभाष चंद्रा हों या और लोगों को आप देखेंगे। तो राजीव चंद्रशेखर, मैं कह सकता हूं आपके माध्यम से कि वो अगले I&B मिनिस्टर बनेंगे। अब आप और लोगों पे जाएं, तो और लोगों को अगर आप देखेंगे लंबा चौड़ा, तो जो भूपेंद्र यादव हैं, उनका नाम चल रहा था जेपी नड्डा के साथ साथ, कि ये या तो जेपी नड्डा अध्यक्ष बनेंगे बीजेपी के, या जो है भूपेंद्र यादव बनेंगे। तो भूपेंद्र यादव को वो अध्यक्ष नहीं बना पाए, तो इसलिए उन्होंने जो है भूपेंद्र यादव को मंत्रिमंडल में लिया है। और भूपेंद्र यादव की एक ही भूमिका रहती है कि वो विधायकों की खरीद फरोख्त में बड़े एक्सपर्ट हैं। तो वो जानते हैं कि कैसे किसी को घूस दी जा सकती है, कैसे उससे पाला बदलवाया जा सकता है। तो इसलिए उन्होंने उनको जो है राजस्थान को ध्यान में रखते हुए लाए हैं। सबसे बड़ी बात जो आती है इस मंत्रिमंडल में, वो अखबार में ये नहीं आता जी ये मंत्री बड़ा चतुर है, ये बड़ा ज्ञानी है, ये बड़ा विद्वान है, समाज में इसका सम्मान है। ये बताते हैं जी इनमें से 33 जो है पिछड़े वर्ग से आए हैं। हर एक की जाति बताई जा रही है। पहली बार है कि किसी भी मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, नया मंत्री बन रहा है, तो उसकी योग्यता की जगह बजाय ये बताने के कि ये इसने ये संस्था चलाई, इसने लोगों का ये कल्याण किया, ये बताया जा रहा है ये धोबी है, ये पासी है, ये कोयरी है। इसका मतलब मोदी मंत्रिमंडल जो है पूरी तरह से प्रतिगामी मंत्रिमंडल है। ये आदमी की जात पे जाकर वोट के हिसाब से काम कर रहा है, यानी मनुवाद पे काम हो रहा है। मनुवाद से भी नीचे जाकर। हाँ। मनुवाद भी बड़ा एक सोफिस्टिकेटेड तरीका होता है। हाँ। अब मैं आपको बताऊं जी, जैसे आप इनके नाम के आगे जैसे आपने देखा होगा एक लिस्ट आई थी मध्य प्रदेश में पदाधिकारियों की, उसमें हर एक के आगे उसकी जाति लिखी हुई थी। ये फलाना है, ये फलाना है, मैं बोल नहीं सकता क्योंकि वो अनटचेबिलिटी एक्ट लग जाता है। तो उनके हर एक के आगे जाति लिखी हुई थी। तो ये जो अभी मंत्रिमंडल बना है, इसमें भी अगर आप इसके अंदर की फाइल देखेंगे ना RTI लगा के, तो हर एक के नाम के आगे लिखा होगा ये फलानी जाति का है। नहीं, लाइव मैं टेलीविज़न पे अभी देख रहा था, उसमें हर एक के बारे में ये बात बता रहे थे। ये बताना चाहती है सरकार। नहीं, आम तौर पर जर्नलिस्ट को जो लिस्ट मिलती है PIB से या जहाँ से भी, वही उसके पास होती है। वो कोई उसको हर एक की इतनी नॉलेज थोड़ी होती है। पत्रकार को भी उसी वक्त वो सब मिलती है रेडीमेड। और जिस तरह से वो बता रहे थे बहुत ही हैंडी, मैं समझ सकता हूँ कि इसी तरह से दिया गया जैसे आप बता रहे हैं। मैं आपको इससे आगे ले आना चाहता हूँ। हाँ। मैं राष्ट्रपति की जीवनी पढ़ रहा था। हाँ। तो उसमें लिखा हुआ है राष्ट्रपति जो कोरी हैं, कोरी के आगे ब्रैकेट में लिखा गया है जुला हैं जो वस्त्र बुनते हैं। अच्छा। और ये जो है कोरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। अच्छा। यानी राष्ट्रपति को आपने जो है कोरी बताकर, उसकी जाति को स्पेसिफिक बताकर, हाँ। इसका सीधा मतलब है कि मोदी सरकार ने जैसे भी राष्ट्रपति को भेजा कि आप जो है कानपुर चले जाओ, लखनऊ चले जाओ, तो और मध्य प्रदेश में कुछ जगह चले जाओ जहाँ आपका जन्म हुआ, तो वहाँ पर भी ये बताएगा कोरी जाति का आदमी है, ये जो है कानपुर का रहने वाला है। तो और ये अनुसूचित जाति के, जैसे अम्बेडकर जी की मूर्ति का अनावरण कर दिया उन्होंने। तो इस तरह से वोट लेने के लिए राष्ट्रपति का तक का इस्तेमाल हो रहा है। और ये बताया जा रहा है राष्ट्रपति की जाति है। यानी आप शायद ये नहीं जानते होंगे अब्दुल कलाम की क्या जाति थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी जाति थी, ना आप जानते होंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन की क्या जाति थी। लेकिन ये सरकार जो है ये बताती है कि ये जो सिपाही लगा है ये जाट है, ये जो लगा है ये गुर्जर है, ये जो है मुसलमान है। और इसीलिए जो ये सरकार का तरीका है, मैं आज जैसे आप देखेंगे कि दिलीप कुमार जो कि हिंदुस्तान के बहुत बड़े सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध एक्टर हैं, जिनको पद्म भूषण मिला, पद्म विभूषण मिला, दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला, उनके लिए मोदी सरकार के लोगों ने उनको सम्मान नहीं दिया। सारे तो दिल्ली में लगे हुए हैं कि मैं मंत्री बनूँ ना बनूँ। और उनको सम्मान क्यों नहीं दिया? क्योंकि मैं कह सकता हूँ कि उनके नाम के आगे लिखा हुआ था कि ये दिलीप कुमार उर्फ
मोहम्मद यूसुफ खान है। जी जी। तो एक तरह से सरकार जो है आज के ज़माने में हो सकता है आने वाले समय में मंत्रिमंडल में या आप किसी मंत्रालय में जाएं तो वो कहेंगे पहले अपनी जाति लिखो। यानी आज भी अगर हरियाणा जाओगे आप तो पुलिस वाला आएगा तो फॉर्म में आपको लिखेगा आपका नाम क्या है, आपका बाप का नाम क्या है और जाति क्या है। अच्छा अच्छा। ये धोबी है या फलाना है। ये तो खुद अपने आप में संविधान के खिलाफ नहीं है क्या? संविधान के खिलाफ है, लेकिन व्यवस्था इन्होंने बना रखी है और अब तो और पक्की हो गई। अब तो हर आदमी बताएगा कि मैं फलाने का हूँ। ये सारे के सारे जो मंत्री बने हैं ये अपने अपने समाज के, आप देखेंगे थोड़े दिन बाद जो है वो उनकी एक संस्था बनाएंगे और उसके अध्यक्ष बन जाएंगे और कहेंगे जी हमें ये हैं। जैसे कि छुपकर जो है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी होता है वो ये बताता है जी मेरे समाज के इतने लोग हैं। कोई आदमी बताएगा भाई यहाँ इतने धोबी हैं, कोई कहेगा जी यहाँ सफाई करने वाले इतने हैं इसलिए मुझे वोट दो। अब तो मंत्री जो है अपने उसमें बता रहे हैं कि ये मंत्री फलानी जाति का है, इसका मतलब आप हमें वोट दो। इसका मतलब जो है मोदी जी ने जब पूरा चुनाव लड़ा तब भी उन्होंने कहा था कि मैं पिछड़ी जाति का हूँ, यानी इससे ये नतीजा निकाला जा सकता है कि इलेक्शन जो आने वाले हैं उसमें अपने काम की बुनियाद पर तो कहीं कोई वोट मिलता हुआ नज़र नहीं आता है। अब अलग अलग जातियों के नुमाइंदों को कैबिनेट में बुला करके उनके ज़रिए एक तरह से लालच दिलाया जा रहा है कि तुम अपने लोगों को कहो कि हमें वोट दें। तो क्या मतलब क्या इससे नतीजा क्या निकलेगा? क्या वाकई आम लोग भारत का इतना बेवकूफ़ आज भी है कि अगर मिसाल के तौर पे मुसलमान कोई बन गया तो सारे मुसलमान उसके साथ होंगे, या किसी और जाति का या किसी और मज़हब का बन गया तो सब वोट उसे दे देंगे? क्या इतना बेवकूफ़ है अब भी आदमी? देखिए भारतीय जनता पार्टी ये समझती है, आरएसएस ये समझती है कि आदमी अपनी जात में ही बेटी देगा और जात में ही वोट देगा। तो वो ये समझते हैं कि जात से ऊपर नहीं उठो, ज्ञान मत देखो। यानी अपना गधा गधा है तो इसे गधा ही मानो, दूसरे का अरबी घोड़ा हो तो उसे घोड़ा मत मानो। जी। लेकिन इससे जो है आप पता चलता है कि सरकार जो है कितनी परेशानी में है। इस सरकार की सारी निगाह जो है सिर्फ वोट पर है। यानी ये सरकार अजीब सरकार है जिसकी निगाह एक तो लोगों की जेब पर है कि कैसे इससे पैसा निकाला जाए और दूसरा उसके वोट पर है कि वोट कैसे लिया जाए। देश का कल्याण, समाज का कल्याण, देश को आगे कैसे बढ़ाना है उस पर नहीं है। और ये सरकार का जो पूरा चिंतन है मुझे बड़ा प्रतिगामी लगता है। अगर ये सारी बात हम चर्चा कर रहे हैं तो ये एक शर्मनाक दिन है हमारे लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शर्मनाक है। ये ऐसी बात नहीं है जिसके लिए हम खुश हों। बिल्कुल। यानी ये आप समझो ये अंग्रेजों के हम जैसे पुराने 200 साल पुराने 500 साल पहले भी ऐसी बात नहीं होती होगी जैसे अब हो रही है। जैसे आप अकबर के नौरत थे तो आपको नहीं पता उसकी जाति क्या थी। हाँ बिल्कुल। आप तानसेन की जाति नहीं बता सकते, आप बीरबल की जाति नहीं बता सकते, आप टोडरमल की जाति नहीं बता सकते, लेकिन मोदी मंत्रिमंडल में आप सबकी बता सकते हैं। होने वाले समय में हो जाएगा, थोड़ी देर में पता लगेगा सेक्रेटरी जो है मिनिस्ट्री का वो फलानी जाति का है, ये फलाना ये जो है फलाना है। फिर पता लगेगा सुप्रीम कोर्ट का जज जो है ये फलाना जज जो है फलाना है। आपने सेक्रेटरी की बात कही तो अक्सर मंत्रालयों में ये देखा गया है कि मंत्री किसी भी जाति का हो, लेकिन सेक्रेटरी जो बड़े अफसरान हैं वो कुछ ख़ास किस्म के लोगों को ही अपनी पसंद के हिसाब से बनाया जाता है। और अब तो फैसले प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में होते हैं सारे मंत्रालयों के। जी जी जी। तो ऐसी हालत में वो फिर एक सिंबॉलिज्म रह जाती है। नहीं, सिंबॉलिज्म रह जाता है, लेकिन अगर उसी सिंबॉलिज्म को आगे चलाओगे तो नुकसान होता है। जी जी। आप जैसे लोगों को बताओ कि जी अमित शाह जो है वो जैन है, वो हिंदू नहीं है, जी जी। तो एकदम से पूरा कलर बदल जाएगा। जी जी। लो अमित शाह, अगर मैं बताऊं कि अमित शाह एक जैन है और वो जो है जैन संप्रदाय का आदमी है जो शिकागो में पैदा हुआ, हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ, जिसका बर्थ भी हिंदुस्तान से बाहर है, तो अमित शाह कभी सपने में भी नहीं सोच सकता वो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बन सकता, क्योंकि जैन आदमी कैसे बनेगा हिंदुस्तान में इनकी रणनीति के हिसाब। जी 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 जी। अच्छा, अभी एक ये बात अभी चूँकि मीडिया की भी बीच में बात आई, अभी एक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने एक लिस्ट जारी की है उन हुक्मरानों के बारे में जो अपने यहाँ मीडिया को कुचलने का काम कर रहे हैं, और उसमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का भी नाम आया है। जो 180 देशों के नाम लीडर्स के नाम है, उसमें 142वां नंबर हिंदुस्तान का है। हाँ, हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान जो है आप समझिए बड़ा जो है असुरक्षित देश हो गया। तो ये गोदी मीडिया ने मोदी को ऐसा कर दिया या मोदी ने मीडिया को ऐसा करके वो खुद ऐसे हो गए? ये ऐसे है जी, कोड़ और खाज का संबंध है। इनमें एक कोड़ है और एक खाज है। अब आप ये नहीं कह सकते कोड़ की वजह से खाज हो रही है या खाज की वजह से कोड़ हो रही है, लेकिन ये कोड़ और खाज जो मिलके जो है आप समझ सकते हैं कि जो जहाँ पर हैं उस चीज की तो बर्बादी कर रहे हैं, नहीं मुल्क की बर्बादी तो कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा इसमें कोड़ कौन है खाज कौन है, लेकिन ये दोनों देश की बर्बादी कर रहे हैं। और जो हिंदुस्तान के बारे में था पूरी दुनिया इज्जत से करती थी, वाशिंगटन पोस्ट रोज हमारे खिलाफ छाप देता है। भीमा कोरेगांव का जो इशू हुआ, कल फादर स्टेन स्वामी मरे, तो उन्होंने कल ही छापा कि तीसरी रिपोर्ट है जो बताती है आर्सेनल
एनालिस्ट ने बताया है कि जो विल्सन है उसके उसमें कंप्यूटर में 3 साल पहले ही इन्होंने जो है माल वो डाल दिया था कंप्यूटर, उसमें इन्होंने हैकिंग कर ली थी और उसने तीसरी रिपोर्ट भी कल जारी कर दी। तो पूरी दुनिया में लगता है कि हिंदुस्तान में ना तो चरित्र जो है सरकार का बचा है, ना राजनीतिज्ञों का बचा है, ना अदालत का बचा है। सिर्फ एक उम्मीद मेरे को लगती है कि अपने नए जो हमारे मुख्य न्यायाधीश बचे हैं एन बी रमन्ना, उन्होंने अभी जो पी.डी. देसाई की जो व्याख्यान माला है उन्होंने जो आज़ादी के बारे में बात कही, तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का कलर बदलेगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ज़्यादा सतर्क होंगे नागरिक आज़ादी के लिए। और ये जो बुराई आ रही है, उन्होंने कहा कि जीतने से आप जो है देश के शासक नहीं बन जाते। जीतना और डिक्टेटरशिप दोनों का कोई संबंध नहीं है, आप जीत भी सकते हैं तब भी डिक्टेटरशिप आ सकती है। तो उन्होंने जो एक रास्ता दिखाया उससे मुझे लगता है कि देश को उम्मीद बनती है कि जुडिशरी की हालत सुधरेंगे। और ये जातिवाद वाला जो जहर है ये जो फैला रहे हैं, बिहार को पहले हम मानते थे कि वहाँ जातिवाद है, उत्तर प्रदेश को मानते जातिवाद है, लेकिन हम बाकी जगह नहीं मानते थे। हम ये नहीं मानते बम्बई में जातिवाद है, दिल्ली में। लेकिन बीजेपी ने तो आज के समय कर दिया है, हर एक की जात बताकर ये कह के पिछड़ा है, ये अति पिछड़ा है, ये शेड्यूल कास्ट है, ये ब्राह्मण है, ये फलाना है। तो ये करके इन्होंने जो है आदमी की हैसियत और औकात सिर्फ उसके जन्म से जोड़ दी है और उसके सारे आगे तरक्की के रास्ते बंद कर दिए। अच्छा, क्या इस सब तगो-दो, इस कोशिश का नतीजा कहीं आपको लगता है बीजेपी वाकई आने वाले इलेक्शंस जीत पाएगी? बाकी और सब चीज़ें भी आप अगर छोड़ दें, किसान आंदोलन अभी तक जारी है। किसान बाकायदा अभी पिछले दिनों टिकैत जो किसान लीडर हैं उन्होंने बाकायदा कहा है कि वो देसी ज़बान में कि बक्कर उखाड़ देंगे। बिल्कुल। तो ये जो बक्कर उखाड़ने वाले हर गांव देहात हर शहर में मौजूद हैं, क्या मोदी जी की तिगड़म कहीं कामयाब हो पाएगी? देखिए ऐसा है, चुनाव में लड़ाई किसकी है? जात की नहीं है। चुनाव में लड़ाई है महंगाई की। आदमी कहता है पेट्रोल 100 से ज़्यादा हो गया, ठीक है जी, तेल जो है 250 रुपये हो गया है। आदमी कहता है खाने को रोटी नहीं है। तो पहली लड़ाई महंगाई की है। दूसरी लड़ाई आपके स्वास्थ्य की है कि आपको अस्पताल जाओगे तो जरूरी नहीं आप जिंदा बच के आओ, आपको हो सकता है ऑक्सीजन ना मिले, दवाई ना मिले, बेड ना मिले और आप मर के आए। तीसरी है आदमी की शिक्षा की। 2 साल से बच्चे पढ़ नहीं रहे, बच्चे पास हो जाते हैं बिना पढ़े, तो बिल्कुल अज्ञानी रह गए। चौथी लड़ाई है आपके रोजगार की। आपके पास रोजगार नहीं है, किसान किस चीज़ के लिए लड़ रहा है? किसान अपने रोजगार के लिए और देश के रोजगार के लिए लड़ रहा है। तो जो चुनाव है उत्तर प्रदेश का चुनावी मैं कहता हूँ, मान लो जो इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, वो जाति के आधार पर नहीं होगा, वो होगा महंगाई पर, बेकारी पर, बेरोजगारी पर, स्वास्थ्य सेवाओं पर और दूसरी चीज़ों पर। अगर इन पर चुनाव होगा तो बीजेपी हार जाएगी, क्योंकि इनके पास आपको देने के लिए नहीं। ये तो आपको 3 हुए दिखाएंगे कि जी एक तो ओवैसी आ जाएगा, एक पाकिस्तान आ जाएगा, एक चीन हम पे हमला कर देगा और ये मुसलमान। तो हिंदू मुसलमान के अलावा जिसका किसी की रोजाना की जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है। भाई समझे नहीं, मुसलमान है तो मुसलमान भी तो भूखा मर रहा है, हिंदू भी भूखा मर रहा है। ये तो है नहीं कि मुसलमान को पेट्रोल 100 रुपये मिल रहा है और हिंदू को 10 रुपये मिल रहा है। अगर ऐसा मोदी जी कर दें कि हिंदू को जो है 10 रुपये मिलेगा, मैं कहूँगा जय मोदी जी। लेकिन मुझे तो भी उतने भी मिल रहा है और हमारे आपको भी उतने भी मिल रहा है। बिल्कुल। तो ये सरकार जो है बेहूदी सरकार है, नाकामा लोगों की सरकार है। इस सरकार के पास अकल नहीं है। ये सरकार समझती है लोगों को जो है बहकाकर जो है आप उनका वोट छीन लें। अभी आपने देखा यूपी में कि वो ग्राम पंचायत के चुनाव हुए तो हार गए, बाद में पुलिस और पैसा देकर और दबाव देकर जो है ये जो जिला प्रमुख के चुनाव थे वो जीत गए। लेकिन ये लोकतंत्र थोड़ी है। अगर इसी तरह जीतना है तो कल को पता लगा शी जिनपिंग आगे कहेगा, बिहार में भी ऐसा हुआ, कल को शी जिनपिंग आगे कहेगा मैं यूपी का चीफ मिनिस्टर बन जाता हूँ, सारे एमएलए 425 401 इनको खरीद लूंगा और किसी की हिम्मत नहीं, पैसे देने हैं या बंदूक दिखानी है। तो वाइन वुमेन एंड वेल्थ की अगर आप प्रॉपर्टी पॉलिटिक्स करते हैं, अगर आप जात की पॉलिटिक्स करते हैं, अगर आप जो है धर्म और समाज की यानी बंटवारे की राजनीति करते हैं तो आपका कोई भविष्य नहीं है। चाहे आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या केंद्र में मंत्री हो, आपकी कोई हैसियत नहीं है। जनता की निगाह में आपके लिए कोई इज्जत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र कुमार जी, आपने वक्त दिया, बहुत ही गहराई से आपने बहुत सी बातें बताई। जातिवाद पर जातिवाद कितना हावी है मोदी जी के फैसलों में, ये भी आपने बताया और ये भी बताया कि इस सब से कुछ होने वाला नहीं है। जो इलेक्शन होगा वो तो असल जो आवाम के मुद्दे हैं, जो उनकी ज़रूरतें हैं, उनकी मुश्किलात हैं, उसकी बुनियाद पर होगा। तो ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपने बहुत सी हमें जानकारी दी हमारे दर्शकों को, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।
और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।